नमस्कार। खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में उन तमाम खबरों की बात करते हैं जिन्होंने दिन भर बटोरी है सुर्खियां और जिनको हमारे संवाददाताओं ने दिन भर फॉलो किया है। उन खबरों पर विश्लेषण करेंगे अपने संवाददाताओं के साथ। आज जिन खबरों के विश्लेषण करेंगे उनमें बात करेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में रेलवे की 8,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं को लोकार्पण किया और राष्ट्र के नाम समर्पण किया। इन खबरों की बात करेंगे, साथ ही साथ कर्नाटक के सियासत की बात करेंगे कि किस तरह से कर्नाटक में सिद्धारमैया अब होंगे मुख्यमंत्री, लेकिन क्या जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके पीछे की पूरी सियासत क्या है, वहां से क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं विपक्षी दल, इसकी भी बात करेंगे। और बात होगी कि द केरला स्टोरी को बंगाल में दिखाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है, यानी कि जो फिल्म पर बैन लगा था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगी थी उसको हटा दिया है। इसके अलावा भी और खबरें होंगी। फिलहाल सबसे पहले बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। यह रेलगाड़ी ओडिशा के खोर्धा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर जिलों और पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर और पूर्वी मेदिनीपुर जिलों से गुजरेगी। प्रधानमंत्री ने पुरी और कटक रेलवे स्टेशंस के पुनर्विकास की भी आधारशिला रखी। पीएम ने इस दौरान ओडिशा में 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क का भी उद्घाटन किया। इसके अलावा संबलपुर टिटलागढ़ रेल लाइन के दोहरीकरण का लोकार्पण किया गया। पीएम ने बिछूपाली झरतरभा के बीच नई ब्रॉड गेज लाइन का भी लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिला है। यह ट्रेन आधुनिक और आकांक्षी भारत दोनों का प्रतीक बन रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुजरती है तो उसमें भारत की गति और भारत की प्रगति दोनों दिखाई देते हैं। आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोगों को वंदे भारत ट्रेन का उपहार मिल रहा है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है। आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समय आजादी के अमृतकाल का समय है, भारत की एकता को और मजबूत करने का समय है। जितनी ज्यादा एकता होगी भारत का सामूहिक सामर्थ्य उतना ही ज्यादा शिखर पर पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है। यह वंदे भारत ट्रेन भारत में अपने बलबूते पर बनाई गई है। एक समय था जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती थी या नई सुविधा बनती थी तो वो दिल्ली या कुछ बड़े शहरों तक ही सीमित रह जाती थी। लेकिन आज का भारत इस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। आज का नया भारत टेक्नोलॉजी भी खुद बना रहा है और नई सुविधाओं को तेजी से देश के कोने कोने में पहुंचा रहा है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं ओडिशा से। अभिषेक, आपसे समझना चाहेंगे, जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि आधुनिक भारत और आकांक्षी भारत दोनों के सपनों को परिलक्षित करती है वंदे भारत ट्रेन, 8,000 करोड़ की परियोजनाओं का, रेल से जुड़ी हुई परियोजनाओं का लोकार्पण और उसका शिलान्यास ओडिशा के लिहाज से, देश के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से बदलाव आया है, या कहें कि जो नया इंजन लगा है 2014 के बाद के रेलवे के अंदर, तो बदलाव बिल्कुल आपको 10 साल, अगर 2014 के पहले की 10 सालों की बात करें, तो 20 किलोमीटर जो नए रेल लाइन का है वो रेल लाइन बिछाई गई। लेकिन फिर
2022-23 के अंदर, एक साल के अंदर आप देखेंगे कि 1 किलोमीटर का रेल की जो नई रेल लाइन है वो बिछाई गई। साथ साथ आप देखिए कि जो बजट के लिए बंगाल की भी जो के लिए उसमें कितना ज्यादा जो है बढ़ा हुआ है। जहाँ कहीं पर बजट 600 करोड़ रुपए का होता था, के अंदर जो है 9,000 करोड़ तक का बजट है। तो सरकार की पूरी क्षमता है कि रेलवे का जो है पूर्ण रूप से कायाकल्प किया जाए, और इस कल्प को करने के लिए आप देख सकते हैं कि वंदे भारत की ने जो पहचान बनाई है 2019 में शुरू की गई पहली वंदे भारत, और जो इसमें पहचान बनाई है देश के अंदर, वो सबके सामने उनकी इसको लेकर के जो लोकप्रियता है वंदे भारत को, लोगों को लगता है कि जैसे वो किसी विदेश से विदेशी ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं। मतलब उन्होंने कभी परिकल्पना नहीं की थी कि भारत के अंदर ऐसी भी कोई ट्रेन होगी। और आज जब हम इस ट्रेन के सफर भी कर रहे हैं पुरी से हावड़ा के लिए, कोलकाता के लिए, तो इस ट्रेन के अंदर जो भी स्टेशन है जहाँ जहाँ ये ट्रेन रुक रही है, वहां देख रहे हैं कि तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं वो सुबह से इंतजार कर रहे थे अपने, और वो सभी इस ट्रेन से सफर कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सरकार का जो एक प्राथमिकता रही कनेक्टिविटी को लेकर के, कनेक्टिविटी पूरे देश के अंदर सुधार की जाए, उसमें जो वंदे भारत है इसकी जो है बहुत काफी अहम भूमिका है। जी, निश्चित तौर पर जो 8,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, वो सिर्फ अगर उसको कहा जाए तो पश्चिम बंगाल या ओडिशा के लिहाज से नहीं, बल्कि देश में जो सरपट दौड़ती रेल है, हमारी रेलवे नेटवर्क है, उसको और गति दे रहा है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए आप कटक रेलवे स्टेशन की बात करें, पुरी रेलवे स्टेशन की बात करें, दोनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा, जहां पर कि आपने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देखा और गांधीनगर रेलवे स्टेशन देखा, जो वर्ल्ड क्लास इस तरीके का देखते हैं कि एक तरीके का आप वहां जब पहुंचे तो ऊपर में 5 सितारा होटल और सारे मॉल की तरह सारी फैसिलिटी, यात्रियों को एयरपोर्ट की तर्ज पर जो है लाउंज से लेकर हर कुछ की व्यवस्था, वो सारी फैसिलिटी जो है अब आपको पूरी और कटक रेलवे स्टेशन पे ही मिलेगी। पूरी जहाँ पे कि पूरे देश से हर वक्त करोड़ों जो है वो श्रद्धालु पहुंचते हैं, तो उनके लिए ये बात है। और दूसरी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट आज के डेट पे आपको यही बता दूं कि आज प्रधानमंत्री ने जो है उड़ीसा के अंदर 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, जो रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन है, उसकी भी जो है घोषणा की कि उड़ीसा ने वो भी अचीव कर लिया। साथ साथ कई लाइनों के डबलिंग के प्रोजेक्ट हैं, कुछ जो भूमि पूजन है उसका भी किया। 8,000 करोड़, आप सोच सकते हैं कि कभी उड़ीसा का जो बजट होता था पिछले 10-12 साल के पहले, तो वो सिर्फ मात्र 600-700 करोड़ का होता था, और सिर्फ एक दिन के अंदर प्रधानमंत्री से 8,000 करोड़ रेलवे के माध्यम से देते हैं। तो कितना गुना, यानी 10 गुना से ज्यादा का इजाफा आप इसे कह सकते हैं। ये एक सोचने का तरीका हो सकता है कि बजट अपनी जगह पे, और साथ साथ इसके बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री सौगात दे रहे तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल दोनों के लोगों के लिए, क्योंकि देखिए जब कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो आमदनी का जरिया बढ़ेगा, स्वरोजगार के भी अवसर काफी खुलेंगे। तो एक तरीके से उड़ीसा वेस्ट बंगाल को काफी बड़ा एक कह सकते हैं कि सौगात दिया है प्रधानमंत्री ने, जिसका फायदा जो है आने वाले समय में यहाँ के लोगों को देखने को मिलेगा। जी, निश्चित तौर पर तो एक बड़ा दिन है ओडिशा के लिए और देश के लिए भी। अगर जब रेलवे नेटवर्क के विस्तार की और रेल पे जब सुरक्षा, संरक्षा और गति की बात करते हैं, तो उस लिहाज से बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए अभिषेक। और बात करेंगे द फिल्म केरला स्टोरी, जो जिसको लेकर तमाम विवाद रहे, लेकिन उसको तमाम पूरे देश भर में उसको स्क्रीन किया जा रहा था पश्चिम बंगाल को छोड़कर। तो द केरला स्टोरी को पश्चिम बंगाल में दिखाए जाने को हरी झंडी मिल गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के फिल्म पर लगे बैन के आदेश पर रोक लगा दी है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार लोगों की भावना का मोहताज नहीं हो सकता है, इस पर नियंत्रण जरूरी है। अगर आपको फिल्म पसंद नहीं है तो आप न देखें। वहीं साथ ही केरल और तमिलनाडु में फिल्म के प्रदर्शन पर अप्रत्यक्ष रोक लगाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जुलाई में। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे।
विकास हमारे साथ, दरअसल विकास आज दो खबरें हैं सुप्रीम कोर्ट से। एक तो जातिगत सर्वे की बात है बिहार से, और द केरला स्टोरी जिसको पश्चिम बंगाल में जो बैन लगा हुआ था उस पर रोक लगाई। पहले हम द केरला स्टोरी की बात करें। द केरला स्टोरी में क्या कुछ तर्क, क्या कुछ दलीलें रखी गई दोनों पक्षों की तरफ से जब आज इस मामले की सुनवाई हुई? देखिए, फिल्म निर्माताओं की तरफ से ये कहा गया कि जब पूरे देश में बिना किसी रुकावट के या बिना किसी वारदात के घटना के फिल्म दिखाई जा सकती है तो बंगाल में ये पाबंदी क्यों लगाई गई है। दूसरी बात, यहाँ पर फिल्म निर्माताओं ने ये कहा कि जो तमिलनाडु और केरल में मामला है वो थोड़ा अलग है, वहाँ पर सीधे सीधे रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन माहौल ऐसा है कि वहाँ पर भी फिल्म का प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है। तो कोर्ट ने इस पर दोनों पक्षों को लगभग 1.5 घंटे तक सुनवाई की, और इसके बाद कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो रोक का पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश है उसके पीछे ये तर्क देना कहीं मुनासिब नहीं है कि क्योंकि इससे कोई हिंसा भड़केगी या इससे कोई वातावरण में तनाव होगा, इसके चलते एक फिल्म को बैन कर दिया जाए। कोर्ट ने यहाँ पर ये भी कहा कि इस तरह के बैन से पहले, क्योंकि सीबीएफसी इसको सर्टिफिकेट दे चुका है, तो कुछ लोगों ने अगर इस पर आपत्ति जताई है। दरअसल निर्माताओं की ये दलील थी कि ये फिल्म जब रिलीज़ हुई तो उसके बाद पहले 5 से 8 तक तो फिल्म का प्रदर्शन हुआ, उसके बाद अचानक से फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई पश्चिम बंगाल में। हालांकि सरकार का ये तर्क था कि उन्होंने देखिए शुरू से पाबंदी नहीं लगाई है, सिर्फ इंटेलिजेंस इनपुट के बाद ही इसको बैन किया गया है। लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलों को सुनने के बाद ये कहा कि जहाँ तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात है, इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा सकती। कुछ लोगों को पसंद नहीं है तो वो फिल्म को ना देखें। हालांकि यहाँ पर एक कंसेशन फिल्म निर्माताओं से भी लिया गया है कोर्ट की तरफ से, और ये फिल्म निर्माताओं ने कहा है कि वो अपने डिस्क्लेमर में थोड़ा और बदलाव करेंगे, और वो ये कहेंगे कि उनके पास एक कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है इस बात को लेकर के कि कितने लोग इससे प्रभावित थे, क्योंकि जो पश्चिम बंगाल सरकार के वकील थे वो लगातार ये कह रहे थे कि फिल्म के ट्रेलर में कहा जाता था कि 32,000 इस तरह के मामले हैं, बाद में जब आपत्ति जताई गई तो उसको घटा के 3 कर दिया गया। तो कोई आंकड़ा नहीं है, इस तरह की बात कहना कहाँ तक मुनासिब है। तो कोर्ट ने इसको लेकर के जब सवाल पूछे फिल्म निर्माताओं से तो वो इस बात के लिए तैयार थे कि वो डिस्क्लेमर में ज़रूर कुछ बदलाव करेंगे, लेकिन फिल्म निर्माताओं के लिए बड़ी जीत है क्योंकि बंगाल में इसकी स्क्रीनिंग पर रोक लगी हुई थी जो अब हटा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और जहां तक केरल और तमिलनाडु में पाबंदी का मामला है तो उस पर भी कोर्ट ने दोनों राज्यों से कहा है कि आप सुरक्षा मुहैया कराइए सिनेमा हॉल्स को। और जहां तक ये बैन कैसे लगा, ये कौन सा तरीका है, किस तरह से बैन लगाया गया है, इस पर सुप्रीम कोर्ट बाद में भी सुनवाई जारी रखेगा जुलाई में। लेकिन आप कह सकते हैं कि तीनों राज्यों में फिल्म के प्रदर्शन का रास्ता साफ हो गया है। बंगाल का जो आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। जी, अगर विकास इसके लीगल इश्यूज से थोड़ा इतर हटके अगर थोड़ा सा राजनीति की बात इसमें करें, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्कोर करना एक ज़्यादा बड़ा मकसद था इन राज्यों का? हम उसमें केरल और तमिलनाडु को भी इंक्लूड कर लेते हैं जहां पर ये फिल्म स्क्रीन नहीं हो पा रही थी। सुप्रीम कोर्ट का बैन तो पश्चिम बंगाल में हट गया, लेकिन अभी भी केरल और तमिलनाडु में स्क्रीन नहीं हो पा रही है। बिल्कुल निखिल, यही बात कोर्ट ने पूछी भी पश्चिम बंगाल सरकार से जब ये कहा गया कि वहाँ पर माहौल बिगड़ सकता है, किसी तरह से तनाव पैदा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि पूरे भारत में फिल्म चल रही है, क्या कहीं से इस तरह की कोई घटना हुई है? तो ये जो कहना कि आशंका जताना, जबकि आप ये देखें कि 5 से 8 तारीख तक खुद पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने भी माना कि वहाँ पर फिल्म का प्रदर्शन हुआ, उस दौरान कहीं पर कोई वारदात नहीं हुई। जिन हॉल्स में फिल्म चल रही थी वहाँ कोई इस तरह की वारदात नहीं हुई, कोई हादसा नहीं हुआ। उसके बाद ये कहना कि इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, इस तरह की बात हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि ये आपको राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर ऐसी कोई आशंका है तो आप उसमें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराइए। लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके किसी भी चीज़, किसी भी चाहे वो प्ले हो, कोर्ट ने ये भी यहाँ पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये भी जिक्र किया कि इस तरह से एक नाटक पर पहले पाबंदी लगी थी जब वो महाराष्ट्र हाई कोर्ट में थे, तब उन्होंने, जब बॉम्बे हाई कोर्ट में थे माफ़ कीजिएगा, तब भी इस तरह की बात आई थी और उन्होंने इस पर राहत दी थी नाटक का जो मंचन करने वाले लोग थे उनको। तो ये आर्ट वर्क पर इस तरह की पाबंदी लगाने के लिए कोई पर्याप्त कारण होने चाहिए। कहीं पर अगर एक भी हिंसा की कोई वारदात हुई होती तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया कुछ अलग हो सकता था, क्योंकि बंगाल सरकार के वकील लगातार ये कहते रहे कि ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है और सुप्रीम कोर्ट खुद इसको देखे कि इसका कंटेंट कैसा है। कोर्ट ने इस पर कहा कि अगर फिल्म का कंटेंट भी किसी को पसंद नहीं है तो वो इसको ना देखे, इससे बेहतर विकल्प क्या हो सकता है।
जी बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर जहां तक बात है तो उसके लिए जो भी उसके समर्थक हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित तौर पर उसको मिलनी चाहिए लोगों को, वो उस लिहाज से उनकी जीत कही जाएगी। और दूसरी खबर जिसका जिक्र कर रहे थे विकास, हम वो अपने दर्शकों को बता दें कि बिहार में जातिगत सर्वे के मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई और राज्य सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। शीर्ष अदालत ने जाति आधारित सर्वे पर पटना हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक को हटाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से कहा कि पटना हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख आगामी 3 जुलाई रखी है और वो अपनी बात वहीं रखें। हालांकि उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई कर सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जातीय जनगणना से संबंधित बिहार सरकार की याचिका सूचीबद्ध की गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने काफी सुनवाई करने के बाद उनके दलील को अस्वीकृत कर दिया, यह कहते हुए कि चूंकि माननीय पटना उच्च न्यायालय इस मामले की फाइनल सुनवाई 3 जुलाई को करने जा रही है, तब तक माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है उसमें इंटरफियर नहीं करेगी, उनके आदेश का इंतजार करेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 14 जुलाई की डेट मुकर्रर की है। और विकास आरती से एक बार फिर से जुड़ते हैं। विकास, अगर इस जातिगत सर्वे के बिहार के आंकड़ों की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जातिगत सर्वे की बात कही जाए, किस तरह से देखते हैं इस मामले को? क्योंकि राज्य सरकार तो इस पर स्टे लगाना चाह रही थी कि जो रोक दरअसल लगी हुई थी वहां पर हाईकोर्ट ने लगाई हुई थी, वो चाह रहा था कि रोक हट जाए, लेकिन कोई राहत मिली नहीं। क्या कुछ वजह रही, क्या कुछ दलीलें दी गई? देखिए, जहाँ तक राज्य सरकार की याचिका की बात करें तो पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने नोटिस जारी किया था सभी पक्षकारों को। आज ये अंतरिम रोक लगाने की जो मांग की गई थी, ये मिलना थोड़ा मुश्किल था निखिल, क्योंकि जो मामला है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी पेचीदा है। इसमें हाईकोर्ट की भी अगर आप बात करें तो हाईकोर्ट ने पूरी तरह से प्रक्रिया को खारिज नहीं कर दिया, रद्द नहीं किया है, बल्कि अंतरिम रोक लगाई है, क्योंकि कुछ इश्यूज उठाए गए हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि राज्य सरकार के अधिकार के दायरे में नहीं आता इस तरह का सेंसस कराना, ये फंड की बर्बादी है। वही राज्य सरकार की दलील है कि अगर उसके पास आंकड़े नहीं होंगे जातिगत तो वो नौकरी, शिक्षा में आरक्षण या पदोन्नति में आरक्षण के मामलों में आगे कैसे बढ़ेगा। तो ये बराबर दोनों पक्षों की दलीलें हैं। कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट भी कहता रहा है कि एक क्वांटिफाइबल डेटा होना चाहिए जिससे वो पता चल सके कि अगर किसी पदोन्नति में कोई आरक्षण दिया जा रहा है तो उसका आधार क्या है। तो ये सारी काफ़ी इसमें पेचीदगियां हैं मामले में, इसीलिए उम्मीद कम थी कि आज उनको किसी तरह की अंतरिम राहत मिलेगी। और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंटरिम ऑर्डर है। पटना हाईकोर्ट जुलाई के पहले हफ्ते में दोबारा सुनवाई कर रहा है, तब वहाँ पर जो भी कोर्ट वहाँ पर जो निर्णय लेता है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा कि क्या इसमें दखल देने की ज़रूरत है। फिलहाल यथास्थिति बनी रहेगी। जैसे पिछला ऑर्डर था पटना हाईकोर्ट का, उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि जो अब तक के आंकड़े हैं, जो भी जानकारी है, वो भी सुरक्षित रखी जाए, उसको किसी के साथ साझा ना किया जाए, ना ही वो लीक होनी चाहिए। ये खास तौर से इंस्ट्रक्शंस थे बिहार सरकार को, तो वही अब जारी रहेंगे आगे भी जी। अब जुलाई के पहले हफ्ते में ये साफ हो पाएगा कि बिहार सरकार की जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी जो पूरी पहल है उसको आगे ले जा पाते हैं, नहीं ले जा पाते हैं, क्या करता है पटना हाई कोर्ट इसमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मेरिट्स पर जब सुनवाई करेगा तो सुनवाई लंबी चलेगी और इसमें किसी तरह के अंतरिम आदेश की संभावना बहुत कम है। जी, तो निश्चित तौर पर ये जब सुनवाई चलेगी तो जैसा कि आपने कहा, चूंकि ये एक थोड़ा दुरूह कॉम्प्लेक्स मामला है तो इस पर सुनवाई लंबी चलेगी और किसी अंतरिम आदेश की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास सारथी। और अब खबर कर्नाटक से, जहां के मुख्यमंत्री पद पर काफी समय से चला रहा सस्पेंस आज खत्म हो गया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने और बाद में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता करके ये बताया कि सभी से चर्चा करने के बाद पार्टी ने फैसला लिया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि डीके शिवकुमार कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री होंगे। 20 मई को शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ ही मंत्रियों का एक समूह भी उस दिन शपथ लेगा। सिद्धरामैया विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। डीके शिवकुमार विल बी द ओनली वन डेप्यूटी सीएम ऑफ कर्नाटका. He will continue
as a PCC president till the parliament election is over. Already we are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री के रूप में नामित होने के बाद कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा हम उसे स्वीकार करेंगे, जो भी फॉर्मूला बनाया गया है हम सब उसे स्वीकार करते हैं। See, we had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we will abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this diktat. We all have accepted whatever the formula has been generated. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए रुख करेंगे बेंगलुरु का, जहां हमारी संवाददाता आयशा खानम और ज्यादा जानकारी के साथ और ज्यादा विश्लेषण के साथ मौजूद है। आयशा, आज की अगर बात करें तो सीएलपी की मीटिंग कब है, कब उसमें से ये खबर निकल सकती है कि विधायकों ने सिद्धारमैया को अपना चीफ मिनिस्टर चुन लिया है? और सिर्फ चीफ मिनिस्टर तक चुने जाने की ही बात नहीं, चुनौतियां अभी आगे भी हैं, क्या कहेंगे आप? जी देखिए, कुछ ही देर में सीएलपी शुरू होने वाली है। यहाँ पर तमाम तैयारियां हो चुकी है। कुछ ही देर में सिद्धरामैया पहुंचेंगे डीके शिव कुमार के साथ। अभी अभी वो बैंगलोर के एचएएल एयरपोर्ट पर उतरे हैं, दिल्ली से पहुंचे हैं अभी अभी। तो कुछ ही देर में यहाँ पर उनका काफिला पहुंचेगा। यहाँ पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और कांग्रेस के दफ्तर को पूरी तरह से आज सजाया गया है। देखिए, लंबे समय के बाद कांग्रेस के दफ्तर में जश्न हो रहा है, जश्न मनाया जा रहा है और पूरे दफ्तर को यहाँ पर सजाया गया है। तो जाहिर सी बात है कुछ हद तक यहाँ पर लोगों में खुशी की लहर भी नजर आ रही है, लेकिन सीएलपी का तमाम विधायकों को जो इंतजार था वो इंतजार अब खत्म हुआ। सीएलपी में ये तय होगा, ये सीएलपी में एक औपचारिक तौर पर तमाम नए चुने गए विधायकों के सामने नए मुख्यमंत्री का नाम रखा जाएगा और सीएलपी में एंडोर्स होगा। देखिए, डीके शिव कुमार हो सकता है इस रेजोल्यूशन को रखेंगे सीएलपी के सामने और विधायक इसका समर्थन करेंगे और फिर सिद्धरामैया सीएलपी की तरफ से चुने गए नए सीएलपी लीडर बनेंगे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि ये सुबह हो चुका था दिल्ली में। तो चुनौती बड़ी है कांग्रेस के सामने, क्योंकि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएलपी के दौरान भी काफी कुछ बहस हो भी सकती है, क्योंकि कई वरिष्ठ जो कांग्रेस के विधायक हैं वो इस इंतजार में थे कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है और डीके शिव कुमार एक ही उप मुख्यमंत्री बनने पर जो बात पर अड़े थे उनकी वो शर्त मान ली गई है। लेकिन कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं जो इस बात से काफी निराश हैं और जरूर वो अपनी नाराजगी जो है यहाँ पर जाहिर कर सकते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर परमेश्वर है, एचके पाटिल है, एमबी पाटिल, ये तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं ये उप मुख्यमंत्री के रेस में थे और वो चाहते थे कि उन्हें भी मलाईदार पोर्टफोलियोज मिले, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा। तो फिलहाल सीएलपी के बाद यहां से सिद्धरामैया राजभवन जाएंगे। राजभवन में जाकर सरकार बनाने का क्लेम जो है वो राज्यपाल के सामने रखेंगे और 20 तारीख को 12:30 बजे बेंगलुरु के कंठीरवा स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें विपक्ष के तमाम नेताओं को न्योता दिया जा रहा है और कांग्रेस यही उम्मीद कर रही है कि ये जो मंच होगा, जिस मंच से सिद्धरामैया शपथ ग्रहण करेंगे, वहां से एक विपक्ष की एकता का मंच बनेगा और यहां से राहुल गांधी यही सोच रहे हैं कि वो साल 2024 की लड़ाई का जो है बिगुल बजाएंगे। तो ये एक दिलचस्प मोड़ यहां पर देखने को मिल रहा है और बहुत मुमकिन है कि सोनिया गांधी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकती हैं। जी, चुनौतियों की बात आप कर रही थी, विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन की भी बात आपने कही। अगर थोड़ा पीछे ले जाएं, 5 साल पहले जब कुमार स्वामी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, उस दौरान भी 2018 में इसी तरह का शक्ति प्रदर्शन किया गया था। क्या ये समझे उसी तरह का रिपीट टेलीकास्ट एक बार हम फिर देखने जा रहे हैं?
जी हाँ, बिल्कुल ठीक इसी तरह का नजारा हमने विधानसभा की सीढ़ियों पर देखा था जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस ने तमाम जो विपक्ष के नेता है उन्हें एकजुट किया था और वो तमाम लोग जो है बैंगलोर पहुंचे थे और विधानसभा की सीढ़ियों पर एक शानदार समारोह का आयोजन किया गया था। जब ममता बनर्जी पहुंची थी, केसीआर पहुंचे थे और ये भी उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी इस शपथ ग्रहण में शामिल हो सकती हैं। तो जो तस्वीर हमने विधानसभा की सीढ़ियों पर देखी थी उस तस्वीर में बदलाव बहुत जल्दी आ गया, क्योंकि कांग्रेस और जेडीएस की सरकार ज्यादा दिन नहीं चली, ज्यादा दिन नहीं टिकी। तो जाहिर है अब जबकि कांग्रेस का बहुमत है और कांग्रेस में अब आपसी सहमति बन गई है मुख्यमंत्री पद को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे अब आला कमान और खासकर एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को यानी डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को एक साथ लेकर चलते हैं। देखिए अब ये कांग्रेस आला कमान के सामने जरूरी बात, अहम बात यह है कि कहीं कर्नाटक में 2 पावर सेंटर न बन जाए, तो ये एक चुनौती है और इस अगर पावर सेंटर बन जाते हैं तो पार्टी का वर्टिकल डिवाइड भी हो सकता है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि साल 2024 तक सबको साथ लेकर चलना होगा और सबका जो एक रणनीति होगी साल 2024 के लिए, उस रणनीति के तहत राहुल गांधी कर्नाटक से ज्यादा सीट जीतने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल आपने सही कहा। जी बिल्कुल आपने सही कहा आयशा। दरअसल अगर देखा जाए तो सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, सपने हैं, चाहे वो डीके शिव कुमार हो, चाहे वो सिद्धारमैया हो, और उनके अपने चैलेंजेस हैं और साथ ही साथ अपना चैलेंज जो है वो कांग्रेस नेतृत्व का भी है, आला कमान का भी है, उसकी भी अपनी आकांक्षाएं हैं। तो देखने की बात होगी कि इस राजनीतिक गहमा गहमी में और इस पूरे भागदौड़ में किसके सपने सच होते हैं और कौन पीछे रह जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।